सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और नया विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति, जिसको हम पावर कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए शक्ति क्या है, शक्ति का स्वरूप क्या है और शक्ति के स्रोत क्या है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास में जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो अलग अलग किताबें जो हैं उनका सार है, उनका निचोड़ कहिए आप, उनका निचोड़ इन नोट्स के अंदर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि शक्ति क्या है और शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा शक्ति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, यानी शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। क्यों रही है? क्योंकि शक्ति जो है हमारे समाज का शक्ति हमारे समाज में जो राजनीति है ना, राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं और सभी के लिए जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। और ये जो नियम बनाए जाते हैं, ये जो निर्णय लिए जाते हैं, इनके साथ ही साथ सभी के लिए अधिकार और कर्तव्यों का भी जो आवंटन है यानी बंटवारा है वो भी राजनीति के माध्यम से लिया जाता है। और राजनीति के इन सभी कार्यों को करने के लिए जो आवश्यक वस्तु होती है, आवश्यक चीज होती है, उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है और समाज में शक्ति का स्रोत क्या है, इन सभी तत्वों पर जो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग विचारक हैं, उनका अलग अलग मानना है। तो इसमें एक रूपता का जो है वो अभाव है। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन समय में सैनिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था और वर्तमान में आप देखते ही हैं कि राजनीतिक शक्ति पर जो है वो विशेष जोर दिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि फिर शक्ति है क्या। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, यानी जो लोग कुछ नहीं करना चाहते और उनसे वैसा कराने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है, तब पहला व्यक्ति दूसरे के ऊपर क्या करता है? शक्ति का प्रयोग करता है। यानी इसको हम ऐसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति है और वो कोई काम नहीं करना चाहता, जबकि दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे वो काम करा लेता है। तो क्यों करा लेता है? क्योंकि उसके पीछे जो है वो शक्ति होती है, वो शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए वो जो उससे काम करा लेता है। तो ऐसे अगर आप देखते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक हुए हैं कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने दंड शक्ति, जो कि शक्ति का ही पर्याय है, को राजनीति का क्या कहा है? मूल आधार माना है। और वो लिखते भी हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का जो मूल आधार है वो क्या है? दंड शक्ति ही है। ऐसे ही राजनीतिक विचारक हुए हैं मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना। जैसा मैंने अभी बताया, यानी एक व्यक्ति, एक कर्ता जो है दूसरे की इच्छा के विरुद्ध, यानी दूसरे की इच्छा नहीं है वो काम करने की, उसके बाद भी उससे वो काम करा लेता है। जो काम कराने की जो संभावना होती है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा। ऐसे ही मैकाइवर के अनुसार, मैकाइवर कहते हैं कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिससे दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा का पालन कराया जाता है। यानी दूसरों से काम लेना या आज्ञा का पालन कराना किसके माध्यम से होता है? ये शक्ति के माध्यम से होता है। ये मैकाइवर जो है वो कहते हैं। ऐसे ही हम एक और परिभाषा देखते हैं रॉबर्ट बायरस्टेड के अनुसार। वो ये कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। यानी सामने वाला क्या देखता है कि भाई इसके पास बल प्रयोग की योग्यता है,
तो वो उसके कहने से ही, उसके आभास से ही जो उसकी बात मान लेता है, उसकी इच्छा के अनुसार काम कर लेता है, यानी अपनी इच्छा ना होते हुए भी काम कर लेता है, तो उसी को शक्ति कहते हैं। वही उसका जो है एक तरीके से उसका वास्तविक प्रयोग है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की क्षमता रखता है, अर्थात दूसरों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कार्य कराने की क्षमता क्या है? शक्ति है। तो ये शक्ति की परिभाषा है। अब शक्ति के रूप या प्रकार या आयाम, यानी हम शक्ति के रूप भी कह सकते हैं, शक्ति के प्रकार कह सकते हैं, या शक्ति के आयाम कह सकते हैं। तो कौन कौन से वो आयाम है? तो शक्ति नाना रूपिणी होती है। नाना रूपिणी यानी बहुत रूप की होती है। तो इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। तो शक्ति के प्रकार के संबंध में जो विद्वान हैं उन्होंने भी अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इसमें गोल्ड हैमर और एडवर्ड सिल्स के अनुसार वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। यानी एक व्यक्ति की शक्ति कितनी कही जा सकती है? जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, तो उतनी ही उसकी शक्ति कही जाएगी। तो व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार जो शक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आप देख रहे हैं बल, नंबर 2 प्रभुत्व और नंबर 3 चातुर्य। तो जो पहला है यानी शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जाता है जिस समय वह अधीनस्थ यानी अपने अंडर में जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाएगा। ठीक हो गए? दोनों चीजें आपने देख ली, यानी बल भी आपने देख लिया और प्रभुत्व भी। तो प्रभुत्व आदेश या आग्रह के रूप में हो सकता है, यानी इसमें कहते हैं कि जो प्रभुत्व है वो आदेश के रूप में भी हो सकता है और आग्रह के रूप में भी हो सकता है। और चातुर्य हम देखते हैं कि दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने का जो है एक तरीका क्या है? चातुर्य है, जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट रूप में यह नहीं बताया जाता कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर उनसे क्या चाहता है। इस अंतिम प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रचार की प्रणाली को अपनाया जाता है। यानी हम देखते हैं कई बार समाज में भी कि भाई फला फला व्यक्ति बहुत चतुर है और उसके आधार पर जो है वह अपना काम निकाल लेता है या अपनी बात मनवा लेता है, तो इसी को चातुर्य कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं मैक्स वेबर की परिभाषा। वो कहते हैं कि शक्ति का सही रूप औचित्यपूर्ण शक्ति है। यानी मैक्स वेबर औचित्यपूर्ण शक्ति को शक्ति का सही रूप बताते हैं और उस औचित्यपूर्ण शक्ति को मैक्स वेबर जो है वो सत्ता कहते हैं, जिससे व्यक्तियों या अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है या अधिकार पूर्वक माना जाता है। यानी वो औचित्यपूर्ण जो शक्ति होती है उसको सत्ता कहते हैं और उनके द्वारा जो है यानी जो व्यक्ति होते हैं और अधीनस्थ होते हैं उनके द्वारा उसको यानी सत्ता को स्वीकार किया जाता है और उसको अधिकार पूर्वक भी माना जाता है, ये मैक्स वेबर कहते हैं। तो जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे मैक्स वेबर जो है उसको दमन कहता है। क्या कहता है? दमन। यानी वो शक्ति नहीं, वो क्या है? दमन है। तो वेबर ने औचित्यपूर्ण जो शक्ति है उसके भी 3 रूप बताए हैं। नंबर 1 कानूनी या वैधानिक, नंबर 2 परंपरागत और नंबर 3 करिश्मावादी। तो जो नंबर 1 है कानूनी, तो जब अधीनस्थ लोग शक्तिवान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों निर्देशों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। यानी जब अधीनस्थ लोग जो होते हैं जो शक्तिवान के अंडर में कार्य करते हैं या उसके अधीनस्थ होते हैं, वो शक्तिवान के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो उनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, वो उनकी वैधानिकता यानी उनकी कानूनी मान्यता में जो है उनकी विश्वास करते हैं। तो इसको वो क्या कहते हैं? औचित्यपूर्ण शक्ति जो है यह वैधानिक कहलाती है।
दूसरे नंबर पे जो वो कहते हैं कि जब शक्तिवान व्यक्ति द्वारा प्रसारित जो आदेश होते हैं उनको परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाए अथवा परंपरा के कारण ही वह शक्ति का प्रयोग करे तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का जो है परंपरागत रूप कहा जाएगा। यानी हम देखते हैं कि जो शक्तिवान व्यक्ति होता है, अगर कोई समाज में परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा के अनुसार जब वो आदेश पारित करता है तो इस प्रकार की जो शक्ति होती है उसको परंपरागत रूप कहते हैं, औचित्यपूर्ण शक्ति का। अब जो तीसरे प्रकार की है यानी जिसको हम करिश्मावादी कहते हैं, तो जब औचित्य की मान्यता के आधार पर शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति होती है, यानी हम कई बार देखते हैं कि समाज में एक ऐसा व्यक्ति, शक्तिवान व्यक्ति आ जाता है या नेता आ जाता है या जो है राजा कहें, मंत्री कहें, जो भी आप कह सकते हैं, तो वो जो होता है उसके जो गुण होते हैं, उनके जो एक तरीके से जो फॉलोवर होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके गुणों की और उनके विशेषताओं को जो है उनको बहुत अद्भुत लगती है, अद्वितीय लगती है और उनके सामने वो पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं उसके अनुयायी, उनकी विशेषताओं, उसके गुण के आधार पर अपने नेता की, जो शक्तिवान होता है। तो फिर राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत ही विस्तृत प्रयोग होता है। यानी जो हमने ये देखा करिश्मावादी शक्ति का, औचित्यपूर्ण शक्ति का जो रूप है, इसमें आपने देखा होगा कई बार जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो शुरुआती दौर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका नेतृत्व को जो है भारत की जनता एक करिश्मावादी नेतृत्व के रूप में देखती थी। और आपने देखा है कि इंदिरा गांधी जी को भी एक बार आपने देखा कि भाई उनके बारे में भी कहा जाता है कि भाई वो भी एक करिश्मावादी नेतृत्व उनके अंतर था। आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते हैं तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में भी लोग का एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि भाई ये एक करिश्मावादी नेता के रूप में है। तो इस प्रकार जो वो इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं कि उनके अनुयायी उनके कुछ कहने के बाद उनके फॉलोवर उनके वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम करिश्मावादी कहते हैं। अब इसके बाद जो है जो मोटे रूप में हम तीन तरह की शक्ति जो है वो देखते हैं। पहला राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति और तीसरी जो है विचारधारात्मक शक्ति। यानी तीन प्रकार की शक्ति हम देखते हैं, एक राजनीतिक शक्ति, एक आर्थिक शक्ति और एक विचारधारात्मक शक्ति। तो इसमें पहला है राजनीतिक शक्ति। यानी राजनीतिक शक्ति से जो तात्पर्य है वो ये होता है कि समाज के जो मूल्यवान संसाधन है, जैसे पद, प्रतिष्ठा, टैक्स, पुरस्कार, दंड, तो इनके समाज में विभिन्न समूहों में इनका आवंटन कैसे होगा, यानी किसको दंड देना है, किसको पुरस्कार देना है, संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, किसको कौन सा पद दिया जाएगा, ये सारा जो है ये राजनीति के शक्ति के माध्यम से होता है। और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जो है सरकार के विभिन्न अंग, जैसा हम देखते हैं व्यवस्थापिका, जिसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम संसद कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में हम जो है उसको विधानमंडल कहते हैं। ऐसी कार्यपालिका जो हमारी मंत्री परिषद होती है, न्यायपालिका हमारी जुडिशियरी, तो ये जो है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं, फॉर्मल अंग होते हैं ये। और इसके अलावा जो विभिन्न दबाव समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं और प्रभावशाली व्यक्ति भी जो है सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अतः इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। यानी हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये क्या करते हैं, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इनको औपचारिक अंग कहते हैं। पर दूसरी तरफ दबाव समूह है, हम देखते हैं बहुत सारे धार्मिक समूह होते हैं, जातिगत समूह होते हैं, ऐसे ही राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सब लोग क्या करते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक नीतियां गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसी, उनको प्रभावित करते हैं, उनकी क्षमता रखते हैं। तो इसलिए इनको भी शक्ति के अनौपचारिक अंग जो है वो कहा जाता है, उनको कहते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति से जो तात्पर्य होता है वो उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व।
यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो हमारा धन संपदा होती है, उस पर स्वामित्व के आधार पर हम आर्थिक शक्ति कहते हैं। तो आर्थिक शक्ति के अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को जो है आर्थिक शक्ति भी प्रभावित करती है। और हम वर्तमान समय में देखते भी हैं कि भाई आप देखते हैं कि जो पॉलिसी बनती है, कई बार सरकार के ऊपर आम जनता जो है वो आरोप भी लगाती है कि भाई जो ये पॉलिसी है सरकार, ये पूंजीपतियों के लिए है, ये पैसे वालों के लिए होती है भाई सरकार। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसी चर्चाएं चलती हैं। तो वास्तव में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शक्ति होती है, उसको जो आर्थिक शक्ति है, यानी जो संपन्न लोग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, वो भी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं जो है राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के हैं, इसे लेकर भी दो विचार है, एक उदारवाद और एक मार्क्सवाद। तो दोनों में अंतर है। फिर उसमें उदारवाद कहता है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं, कोई एक तत्व नहीं होता, जिनमें आपस में अंतर निर्भरता, यानी आपस में एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता, ये उदारवाद कहता है। पर दूसरी ओर अगर आप मार्क्सवाद को देखेंगे तो मार्क्सवाद का तो यही मानना है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है, एवं आर्थिक शक्ति ही समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यानी मार्क्सवाद तो सीधा यही कहता है कि राजनीतिक शक्ति को जो निर्धारित करती है वो कौन करती है, आर्थिक शक्ति करती है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है विचारधारात्मक शक्ति। तो विचारधारा का अर्थ क्या है? तो विचारधारा का अर्थ होता है विचारों का समूह, जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का जो है विकास होता है, जिसके आधार पर हमारा जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, उसका विकास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विचारधारा कहते हैं। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को जो है प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है। यानी विचारधारा के आधार पर ही हमने देखा है कि विचारधारा के आधार पर ही जो शासन व्यवस्था होती है उसको उचित ठहराया जाता है कि फला फला विचारधारा की जो शासन पद्धति है वो उचित है। तो अलग अलग देशों में अगर आप देखते हैं तो वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रचलित है, और उनमें जो है राजनीतिक जो विचारधाराएं अलग हैं, तो उसके कारण जो है वहाँ सत्ता का स्वरूप भी अलग है, राजनीतिक स्वरूप भी अलग है, और उनको अलग अलग इन विचारधाराओं के आधार पर ही अलग अलग प्रकार से उचित ठहराने का प्रयास किया जाता है। जिनमें जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, जैसे उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद, ये सभी विचारधाराओं का जो है सहारा लिया जाता है काहे के लिए, राजनीतिक सत्ता को, व्यवस्था को उचित ठहराने का अपने अपने अनुसार। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है, यानी कोई भी विचार हो वो जो वहाँ की एक सामाजिक परिस्थिति होती है उस विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है, और जब जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तो कालांतर में परिस्थिति बदल जाती है और तर्क की दृष्टि से जो है ये विचार जो है पुराना पड़ जाता है। जो विचार उस समय उस परिस्थिति में उचित था, कालांतर में आने वाले समय में परिस्थिति बदल जाने पर वो विचार पुराना पड़ जाता है। पर बहुत सारे लोग जो उस विचार के फॉलोवर होते हैं, उसको मानने वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि ये विचार जो है बना रहे, तो वो उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उस विचार के साथ उनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। और यह वर्ग आपने देखा होगा कि इस विचार को बचाने के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग जो है वो भी करते हैं। आप मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर आपने देखा होगा, पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी माओवादी चीन में भी सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों का सफाया जो है वो कर दिया गया। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो माओवादी और नक्सलवादी जो विचारधारा है
वो इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्रवाई में जो है संलग्न है। और कई बार आप लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्रवाई में जो है संलग्न हो जाते हैं। जैसे आप भारत के केरल राज्य में देखेंगे तो वहाँ मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक जो उनके विरोधी हैं उनके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई में जो है संलग्न रहते हैं। तो अब इसके बाद आता है शक्ति के स्रोत, यानी शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो शक्ति जो है अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। जैसा हम इतिहास में देखते हैं, हमने नेपोलियन का नाम सुना, हिटलर का नाम सुना, लेनिन और गांधी जी, ये सभी व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली थे, लेकिन इनके जो शक्ति के स्रोत थे उनमें अंतर था, उनमें भेद था। शक्ति के स्रोतों की कोई पूर्ण सूची तो देना संभव नहीं है, क्योंकि विचारकों ने इस संबंध में बहुत अधिक जो है उनमें आपस में मतभेद है। फिर भी शक्ति के कुछ प्रमुख स्रोतों का जो उल्लेख है वो किया जा सकता है, जो मैं आपको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत बताऊंगा। पहला है आर्थिक व भौतिक साधन, यानी आर्थिक व भौतिक साधन शक्ति प्राप्त करने के बाहरी तत्व हैं। आर्थिक व भौतिक साधन शक्ति के वे तत्व हैं जो समाज में व्यक्ति की पहचान का स्तर तय करते हैं। संपत्ति आज समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। यह आंतरिक रूप से कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन आज के जो उदारीकरण के युग में शक्ति का यह स्रोत बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार भौतिकवादी युग में संपत्ति जो है शक्ति का सबसे बड़ा साधन है। यह समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्तर तय करती है। यानी आप देखते हैं कि जो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, पैसे वाला है, उसके पास भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, तो उसको जो है शक्तिशाली माना जाता है, और उसका जो है एक तरीके से उसका जो स्तर है, ये आर्थिक और भौतिक साधन जो है उसका स्तर भी तय करते हैं। दूसरा आता है ज्ञान और विचार शक्ति। तो ज्ञान शक्ति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार है वह मनुष्य अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है, जिससे समाज में उसका अलग स्थान बनता है। उससे व्यक्ति प्रभावित होता है और समाज में प्रभाव जमाकर वो व्यक्ति जो है शक्ति अर्जित कर लेता है। जैसे कई बार हमने सुना भी कि चमत्कार को नमस्कार। तो ये जो कहावत है ये ज्ञान द्वारा शक्ति प्राप्त करने के साधनों पर ही सटीक बैठती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है बल अथवा दमन। तो बल अथवा दमन भी जो है वो शक्ति प्राप्त करने का एक स्रोत है। प्राचीन काल में समाज में मत्स्य न्याय था, यानी मत्स्य न्याय हम जानते हैं कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाती है, यानी जो बलिष्ठ लोग हैं वो कमजोर और कुचले लोगों का जो है वो शोषण करते थे। तो यह भय पर आधारित है। इस भय के कारण दमनकारी व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाता जाता है और जिससे समाज में उसका भय का वातावरण बना रहे। तो इस प्रकार बल और दमन भी जो है वो शक्ति के स्रोत हैं। चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है संगठन। तो संगठन में शक्ति है, ये हम सब जानते हैं, सुनते भी हैं कि भाई संगठन में शक्ति है, और यह उक्ति जो है शक्ति के विषय में सही चरितार्थ होती है। यह सामान्य सी बात है कि यदि आपको अपनी बात मनवानी है तो एक समूह तैयार करना पड़ता है। यदि आप अकेले हैं तो जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति या सरकार आपकी बात माने। कहते भी हैं कि भाई अकेला चना जो है वो बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए संगठित हो जाओ, संगठित रहो। ये आपने समाज में बहुत बार कहते हुए सुना है। इसलिए विभिन्न इकाइयां जो होती हैं, विभिन्न समूह जो होते हैं, धार्मिक हो, जातिगत हो, अन्य बहुत सारे समूह हो, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करते हैं और जिससे उनकी शक्ति में जो है वृद्धि हो जाती है, और इसी शक्ति के कारण वे अपने हितों की पूर्ति के लिए समाज पर और शासन पर दबाव डालते हैं। और आज के समय में जो है दबाव समूह जैसे आप देखते हैं मजदूर संघ है, व्यापारी संघ है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो संगठित हैं, और संगठित होने के कारण वो सरकार को अपने अनुसार नीति बनाने के लिए जो कई बार मजबूर भी करते हैं। तो ये भी शक्ति का स्रोत है संगठन। उसके बाद है पांचवा व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व भी शक्ति प्राप्त करने का स्रोत है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली होगा वह मनुष्य समाज में अपना अलग स्थान रखता है।
व्यक्तित्व मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ाता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला जो मनुष्य होता है, जब आत्मविश्वास से भरा होता है तो वह समाज में उसको प्रतिष्ठा प्रदान कराता है, और प्रतिष्ठा ही मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है। यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व बुरे आचरण वाला हो तो वह शक्ति को भय का रूप देता है, तथा भय से जो शक्ति प्राप्त होती है वह अवनति का मार्ग प्राप्त करती है। यानी हम देखते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, आपने देखा है कि एक ही पोस्ट पर बैठकर, एक ही पद पर बैठकर अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से कार्य करने का तरीका अलग होता है, अलग अलग तरीके से प्रसिद्धि पाते हैं। तो उसके पीछे जो मूल कारण होता है वो अलग अलग व्यक्तित्व होता है। यानी एक सीट पर बैठकर एक व्यक्ति तो कुछ काम भी नहीं कर पाता, मान सम्मान भी नहीं पाता, और एक व्यक्ति उसी सीट पर बैठकर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है और बहुत सारा काम भी कर पाता है। तो ये उसका व्यक्तित्व ही उससे कराता है। छठा पॉइंट इसमें जो है वो है विश्वास। तो विश्वास भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे व्यक्ति के पास कितनी शक्ति क्यों ना हो, अगर उस शक्ति को प्राप्त करने का साधन चाहे जो भी रहा हो, किंतु यदि शक्ति में विश्वास नहीं होता तो फिर शक्ति शून्य है। इसलिए मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि वह शक्ति में विश्वास रखे। तो इस प्रकार आज की क्लास में आपने देखा कि शक्ति क्या है, शक्ति के विभिन्न रूप क्या है, उनके आयाम क्या है और शक्ति के स्रोत क्या हैं। तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई वास्तव में शक्ति क्या है, शक्ति के स्रोत क्या है। और आपकी अगर कहीं समझ में ना आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके जो नोट्स हैं इनको पढ़ भी लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, और इससे जो मेरा उद्देश्य था वो भी पूर्ण होगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ।